भारत सरकार का जनजाति कार्य मंत्रालय कला, संस्कृति, उद्यमिता और सतत आजीविका को एकीकृत करने वाली पहलों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहा है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, ट्राइफेड और महाराष्ट्र सरकार का जनजातीय विकास विभाग मिलकर एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी कहा जा रहा है, जिसका नाम है आदि चित्र। तो आज हम आदि चित्र के बारे में, इसमें शामिल सभी चित्रकलाओं के बारे में, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी चित्रकला है, इनके बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे बिरसा मुंडा के बारे में, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर जनजातीय मंत्रालय ने इन सभी समारोहों को आयोजित करने की बात कही है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की खास विशेषताओं को। तो खबर हमने जान ही ली, आदि चित्र एक प्रदर्शनी है जो राष्ट्रीय लेवल पर आयोजित हो रही है, यानी एक एग्जीबिशन है, एन एग्जीबिशन ऑफ ट्राइबल पेंटिंग फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ट्राइब्स इंडिया। ठीक है, जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर मनाई जा रही है। तो इसके बारे में हमने समझा थोड़ा सा ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है ये भी। अब यहाँ पर जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है कौन सी संस्थाएं मिलकर कर रही हैं। तो भारत सरकार का सबसे पहले मंत्रालय का नाम लिख लीजिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी हो रहा है आयोजन, ये हो रहा है मुंबई में, तो महाराष्ट्र का भी जो जनजातीय विकास विभाग है वो इसमें शामिल है। तो महाराष्ट्र सरकार का जनजातीय विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार का जनजातीय विकास विभाग, और तीसरा ट्राइफेड। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है ट्राइफेड, जैसे हम TRIFED के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसे भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ कहा जाता है। इन तीनों के सहयोग से इसका आयोजन हो रहा है। स्थान है PL देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी प्रभादेवी मुंबई। डेट है 10 से 16 नवंबर के बीच यह आयोजित होगा, और इसका जो उद्घाटन है वह 10 नवंबर दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक खास तरीके की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें जितनी भी ट्राइब से संबंधित पेंटिंग्स है पूरे भारत की, उन्हें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? 100 से अधिक उत्कृष्ट जनजातीय कलाकृतियों को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी में कितनी? 100 से भी अधिक, 100 से अधिक जो जनजातीय कलाकृतियां हैं उन्हें इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। उत्कृष्ट जनजातीय कलाकृतियों का प्रदर्शन। ठीक है, जिससे लोग जनजातियों की कलाओं के प्रति जागरूक होंगे। दूसरा, यह भारत की स्वदेशी कला परंपराओं की झलक को प्रस्तुत करेगा। तो भारत की स्वदेशी कला या जो स्वदेशी परंपराएं रही हैं, क्योंकि जनजाति तो बहुत पुराने लोग हैं, भारत में निवास कर रहे हैं, तो उनकी जितनी भी स्वदेशी कला परंपराएं हैं उनकी झलक मिलेगी। स्वदेशी कला परंपराओं की झलक, ये है क्या? ये है राष्ट्रीय जनजाति चित्रकला प्रदर्शनी की मुख्य विशेषता। प्रमुख कलाओं में कौन कौन सी कलाओं को शामिल किया गया है? महाराष्ट्र की वर्ली कला। देखिए, जैसे ही ये चर्चा में आया, महाराष्ट्र की जैसे वर्ली कला अब चर्चा में आ गई, चित्रकला, तो अब आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला क्या है, इसकी खास विशेषताएं क्या है। दूसरा है सौरा और पट्टी चित्रकला, ये कहां से संबंधित है? ओडिशा से। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र की बात है? ओडिशा की सौरा व पट्ट चित्रकला। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश की गोंड और भील चित्रकला, इसे भी इसमें शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश की गोंड व भील चित्रकला, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फेमस पिथौरा चित्रकला। ठीक है, तो इसे हम गुजरात में लिखेंगे,
हालांकि क्योंकि पीआईबी में मंत्रालय ने इसे गुजरात के भीतर शामिल किया है, तो गुजरात की पिथौरा चित्रकला। ठीक है, अब थोड़ी सी हम इन चित्रकलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, क्योंकि ये सारी चित्रकलाएं क्या हैं, महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देख लेते हैं इन चित्रकलाओं की खास विशेषताओं को, फिर हम इसका उद्देश्य को समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं वारली चित्रकला के बारे में, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका अर्थ है जुताई की गई जमीन का एक छोटा टुकड़ा। जो वारली शब्द है, इसके अर्थ को बताया जा रहा है क्या, जुताई की गई जमीन का एक छोटा टुकड़ा। और इसकी खास विशेषता क्या है कि जनजाति की प्रकृति और जंगल के साथ सह अस्तित्व को प्रेरित करते हुए इसमें चित्र बनाए जाते हैं। इसमें प्रकृति के तत्व अक्सर केंद्र बिंदु में होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे हैं, जनजाति समुदाय है, उनके अपने पशु हैं, इन्हें इकट्ठा करके चित्र बनाया जाता है। कहीं ना कहीं जंगल और प्रकृति से जुड़े हुए जो सह अस्तित्व है उसे दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा है सौरा और पट्ट चित्रकला। दोनों चित्रकलाएं अलग अलग हैं, दोनों संबंधित है ओडिशा से। बात कर लेते हैं सौरा की, तो सौरा चित्रकला सौरा जनजाति की एक पारंपरिक आदिवासी कला मानी जाती है। इसमें विषय की बात करें तो इसमें दैनिक जीवन के दृश्य जैसे पानी लाती महिलाएं, जानवर, देवी देवताओं की पूजा आदि को चित्रित किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये सौरा चित्रकला की विशेषता है। ये जो पेंटिंग है, सौरा चित्रकला को दर्शा रही है। इस शैली में मानव आकृतियों को चिकनी रेखाओं से बनाया जाता है। ये मानव आकृतियां, इनको चिकनी रेखाओं से बनाया गया है और विभिन्न प्रतीकों और रूपांकनों का भी प्रयोग किया जाता है। पट्ट चित्रकला कैसे अलग है? इसका जो इस पट्ट चित्रकला की जो विषय है वह मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ, कृष्ण की कथाओं और धार्मिक दृश्यों, त्योहारों जैसे रथ यात्रा आदि पर आधारित होता है। ठीक है, और इसकी और मुख्य विशेषता कि यह कपड़ों पर बनाई जाती है। कपड़ों की बनाने की वजह से इसे पट्ट चित्रकला कहते हैं। इसे पत्तों पर भी बनाया जाता है। तो ध्यान रखें, इसकी शैली में गाढ़े और चटकीले रंगों का प्रयोग होता है। ये गाढ़े और चटकीले रंगों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रंगों जैसे कि हल्दी, लाख और जो लाल कलर की गेरू है, इसका प्रयोग करके पट्ट चित्रकला को बनाया जाता है। ये पट्ट चित्रकला ताड़ के पत्तों पर भी बनाया जाता है, जिन्हें उकेर कर काले रंग से भरकर तैयार किया जाता है। तो कपड़े पर भी बनाते हैं और ताड़ के पत्तों पर भी बनाते हैं। ये है पट्ट चित्रकला, ये है सौर चित्रकला। आगे बढ़ते हैं, और चूंकि मध्य प्रदेश की गोंड और भील चित्रकला भी चर्चा में थी और साथ में पिथौरा चित्रकला भी, तो उसे भी देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गोंड चित्रकला की, तो गोंड कला का इतिहास लगभग 1400 वर्षों का रहा है। आपको मध्य प्रदेश की साइट पर मिल जाएगा। क्षेत्रीय रूपांकन, विस्तृत पैटर्न और जीवंत रंग इसमें शामिल किए जाते हैं। गोंड जनजाति है जो मध्य प्रदेश में, उससे संबंधित है यह चित्रकला। यह भी ध्यान रखिएगा कि इसमें रंग जो है वो प्राकृतिक रूप से जैसे फूलों, पत्तियों, कोयले, गोबर, इनसे प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके गोंड चित्रकला को बनाया जाता है। गोंड कला के प्रमुख विषय प्राकृतिक वातावरण जैसे जानवर और मानव रूप आदि है। भील चित्रकला समझते हैं। भील चित्रकला अक्सर प्रकृति के तत्वों जैसे पेड़, फूल, पक्षी, जानवर, सूर्य और चंद्रमा का चित्रण इसमें शामिल होता है। एक और खास बात ध्यान रखिए कि जो पर्टिकुलर चित्र नीले रंग के आपको दिखाई दे, वो कौन सी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि ये नीले रंग से संबंधित जो चित्रकला है वह मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये चित्रकला धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों और दैनिक जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। हमने भील चित्रकला के बारे में देखा। इसका उद्देश्य क्या है? शांति, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त करना। तो आपने जो ये देखा, ये भील महिला है। ठीक है, ये भील चित्रकला है और दूसरा है गोंड चित्रकला ये। ठीक है, अब जानते हैं क्या पिथौरा चित्रकला गुजरात। हालांकि पिथौरा चित्रकला जो है वह भील समुदाय से भी संबंधित है और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में है। पिथौरा चित्रकला मुख्य रूप से भील जनजाति के इष्ट देव बाबा पिथौरा को अर्पित की जाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें इसे शुभ, शांति, समृद्धि लाने वाला माना जाता है। पिथौरा चित्रकला में घोड़ों, देवों, लोक देवताओं और प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ प्रतीकात्मक तत्वों को भी दर्शाया जाता है। ये आपने देखा जिसमें घोड़े बने हुए, ये पिथौरा चित्रकला की एक कलाकृति है। ये भी आपको मिलेगा। ध्यान रखें, अलग अलग क्षेत्रों में फेमस है। गुजरात में कुछ हिस्सों में इसे ज्यादा किया जाता है, इस वजह से इसे गुजरात से संबंधित भी माना जाता है। अब बात कर लेते हैं, चूंकि जिनकी याद में यह मनाया जा रहा है पूरा, जो वो है बिरसा मुंडा। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि जनजातियों के लिए उन्होंने विशेष रूप से बहुत कार्य किए हैं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की चूंकि 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम हो रहा है,
तो इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो जनजातियों की कला है, संस्कृति है, उनकी जो उद्यमिता है, इसकी आजीविका को प्रोत्साहित करना। ठीक है, एक और बात कि जनजातीय कलाकारों को, कारीगरों को आगे बढ़ाकर लाना, उनकी आजीविका के लिए काम करना, उनकी दृश्यता और स्थायी आजीविका को सुनिश्चित करवाना। तीसरा ध्यान रखें कि जो जनजातियों की कला है वो विरासत से चली आ रही है। इस विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार ध्यान दे, इसलिए इस पूरी प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा की, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जनजातियों के लिए ये भगवान के समान थे। तो जनजातीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और इस समाज सुधारक इन्हें कहा जाता है। जनजाति नेता, स्वतंत्रता सेनानी व समाज सुधारक। अब ये क्यों कहते हैं, हम इस पर समझते हैं कि आखिर क्यों इन्हें स्वतंत्रता सेनानी, क्यों इन्हें समाज सुधारक कहा जाता है। देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल के समय की बात है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भी कई लड़ाइयां लड़ी हैं। 1899 से 1900 के बीच, 1899 से 1900 के बीच इन्होंने एक विद्रोह शुरू किया जिसे कहा जाता है उल गुलान विद्रोह, और ये काफी फेमस भी है। उल गुलान विद्रोह इन्होंने चलाया जिसे महासंग्राम कहा जाता है। तो उल गुलान का मतलब क्या है? महासंग्राम। जनजातियों से जुड़ा हुआ यह विद्रोह था जो अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। क्योंकि जनजातियों पर ये शोषण कर रहे थे, उनकी जो भी अपनी प्रथाएं हैं, उनकी जमीन पर जो अधिकार है, वो अपने उनके अधिकारों से उन्हें हटा रहे थे। तो अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था। तो उल गुलान क्या है? यह अंग्रेजों व जमींदारों के शोषण के विरुद्ध शुरू किया गया आंदोलन था, जो बाद में विद्रोह का रूप, हालांकि ये विद्रोह आप कह सकते हैं लेता है, ये विरोध ही है, विद्रोह प्रदर्शन इसमें हुआ था। दूसरा, उन्होंने भूमि अधिकारों की रक्षा पर भी प्रयास किया। भूमि अधिकारों की रक्षा, इन्होंने जनजातियों को, उनके जनजाति जो गौरव है, उनका जो सम्मान है, उस पर, अपने आप पर विश्वास रखने की बात कही कि जनजातियों को अपने गौरव पर, अपनी जो विरासत है उसे अपना मानकर, अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो जनजातियों की भूमि की रक्षा, अंग्रेजी अत्याचार का अंत और स्वशासन की रक्षा के लिए, स्वशासन की स्थापना के लिए इन्होंने कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा, क्या? भूमि की रक्षा किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो जनजातीय भूमि की रक्षा, ये भी शब्द याद जोड़ लीजिएगा, जनजातीय भूमि की रक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध इन्होंने काम किया, और साथ में स्वराज की स्थापना, स्वराज की स्थापना को लेकर भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, इन्हें धार्मिक सामाजिक सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक सामाजिक सुधारक या समाज सुधारक, समाज सुधारक की भूमिका भी इन्होंने निभाई। कैसे? इन्होंने समाज में चल रहे जो अंधविश्वास थे, जादू टोना था, उनका विरोध किया। साथ में जो शराबखोरी, नशाखोरी थी, इसका भी विरोध किया। तो अंधविश्वास, नशाखोरी, धर्मांतरण, इन सभी का विरोध करते हुए इन्हें समाज सुधारक की भूमिका के रूप में जाना जाता है। जनजातीय गौरव और स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा क्या है? ये जनजातीय गौरव और स्वतंत्रता जो संग्राम रहा है, इसमें जनजातियों की भूमिका इनकी रही है। तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक, ठीक है। हालांकि इन्हें कई विद्रोह के चलते जेल भी हुई है, ध्यान रखिएगा। बहुत अंत में ऐसा देखा गया कि हैजा से इनकी मृत्यु हुई। तो बहुत कम वर्ष तक जिए हैं। कुछ आपको ऐसे वहाँ नोट्स मिलेंगे जिनमें लगभग 25 वर्ष इनकी आयु बताई जाती है, और इतनी 25-26 वर्ष की आयु में इन्होंने इतना ज्यादा काम कर लिया था। अपने आप में उन्होंने अपने वर्ग, जनजातीय वर्गों को
आगे लाने के लिए उनकी अपनी जो मान्यताएं हैं उन पर गौरव करने की बात कही थी। तो ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिहाज से और जनजातियों के लिए किए जाने वाले सुधारकों के लिए। तो इन्हें जरूर ध्यान रखें, इनसे पूछे गए प्रश्नों पर भी गौर फरमाएं। देखते हैं प्रश्न क्या है। उलगुलान आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार से, ऑप्शन बी भूमि अधिकार और ब्रिटिश विरोध से, ऑप्शन सी धार्मिक सुधार से और ऑप्शन डी व्यापारिक सुधार से। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले विषय के साथ। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।